हेलो एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम एड्यूबिल्ड। एड्यूबिल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आपके एजुकेशन के रिलेटेड सारी गाइडेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे से मिल जाएगी। और आज हमारे साथ है रितिशा, को फाउंडर ऑफ एड्यूबिल्ड, जो आज हमें बताएंगे क्रोएशिया स्टडी के बारे में, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमें क्रोएशिया में स्टडी के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो रिद्धि जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्यों क्रोएशिया जाना ही चाहिए स्टडी के लिए, और थोड़ा क्रोएशिया के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्रोएशिया जो है वो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है, एक हिस्टोरिकल कंट्री है। सो बेसिकली यहाँ का जो कैपिटल है उसके बारे में बताऊँ तो ज़ैग्रेब उसका कैपिटल है। क्रोएशिया जो है वो शेनिगन में 2023 जनवरी में आ गई है। सो आप एक्सेस 29 प्लस कंट्रीज़ जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो शेनिगन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे नॉर्मली क्राइम की बात करूँ तो यहाँ पे क्राइम फ्री कंट्री है। सो बेसिकली यहाँ पे जो फीमेल है और मेल जो है वो अपने हिसाब से एकदम फ्रीडम से, यानी कि वो जॉब भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी कंट्री है क्रोएशिया। तो बेसिकली क्रोएशिया का जो एजुकेशन है वो पूरा हिस्टोरिकल है। वहाँ का जो एजुकेशन की बात करूँ तो हिस्ट्री के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो आप। ओके, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस होते हैं। सो यहाँ पे आप बैचलर भी कर सकते हो, मास्टर भी कर सकते हो, पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सब टाइप्स ऑफ जो एजुकेशन फैकल्टीज़ है वो सभी अवेलेबल है डिफरेंट। जैसे कि आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो या फिर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो या मेडिकल में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे सब तरह के से जो कोर्सेज है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ का मैं आपको बेस्ट एडवांटेज बताऊँ तो यहाँ की जो पुरानी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो मेन तो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब है। यहाँ की बहुत 350 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, IELTS की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस और एंट्रेंस बेसिस आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो कोई कैंडिडेट को अगर अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली पासपोर्ट चाहिए। फिर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसक्रिप्ट है, LOR है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपीरियंस लेटर हो तो एक्सपीरियंस लेटर की भी रिक्वायरमेंट है। साथ में आपके फ़ोटोज़ चाहिए। बेसिकली यहाँ पे यूरोप कंट्री में जब अप्लाई करते हो स्टडी वीज़ा के लिए, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो का एक साइज़ होता है जो 35x45 वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 80% जितना फेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेनली ये है कि CV यूरोप पास में होना चाहिए। जो CV कोई भी कैंडिडेट देता है वो पूरा अप टू डेट होना चाहिए कि 10th है, 12th है, कब क्लियर किया, ग्रेजुएशन, मास्टर, वॉटेवर जो भी उन्होंने पूरा उनकी जो जर्नी होती है एक्सपीरियंस तक की, वो सारी चीज़ें यूरोप पास CV में मेंशन होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशंस का नॉर्मली बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ये है कि PCC भी रिक्वायरमेंट है। सो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो डबल अटेस्टेड होते हैं यहाँ पे, और उसका ट्रांसलेट भी होता है क्रोएशियन लैंग्वेज में भी। सो PCC भी मस्ट रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ओके, और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल है? सो बेसिकली मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गैप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, बट वो गैप का एक जस्टिफिकेशन होता है। जैसे कि आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हो तो 2 साल से लेके आप 8 साल तक की जो गैप होती है वो वहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी आपने एडिशनल कोर्सेज वगैरह किया होता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। फिर मास्टर्स के लिए जाते हो तो आपका एटलीस्ट 2 साल से लेके 10 साल का आपका गैप एक्सेप्टेबल है। और PhD वगैरह के लिए जाते हो तो 2 साल से लेके आपका 15 साल का गैप एक्सेप्टेबल है।
सिर्फ इसमें ये चीज़ रहती है बेसिकली कि जो भी आपकी गैप होती है तो वो गैप का एक जस्टिफिकेशन होता है कि वो गैप आपकी कौन सी चीज़ के लिए है, कि उस बिटवीन आपने कोई एडिशनल कोर्सेज किया है या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर जो भी है वो आप शो ऑफ करना होता है ताकि वो सारी चीज़ें हैं वो एक कवर हो जाए ऐसा। ओके, तो जो स्टूडेंट्स ने स्टडी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद PSW यहाँ पे पॉसिबल है? यस, यहाँ पे PSW पॉसिबल है। जो लोग लाइक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे स्टडी करता है बैचलर या मास्टर्स वगैरह में, तो उन लोगों को 1 ईयर का PSW मिलता है और उसके बाद वो लोग वर्क परमिट भी उन लोगों को यहाँ पे मिलती है। ओके, और क्रोएशिया में अभी क्रोएशियन लैंग्वेज ही चल रही या फिर कोई अदर लैंग्वेज भी है? ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो उनकी लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज क्रोएशियन लैंग्वेज है, बट यहाँ पे 70 to 80% ऐसे लोग हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे मेनली इंग्लिश भी चलती है। अभी आप मुझे ये बताइए कि स्टडी के लिए जाना चाहिए क्रोएशिया में या फिर वर्क परमिट में, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ कि वर्क परमिट में ही जाना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली वर्क परमिट ही होता है, आप यहाँ से वर्क परमिट लेके ही जाते हो। बट इसमें ये चीज़ भी होती है कि जो वर्क परमिट में जो वैकेंसीज होती है वो सब स्किलेबल होती है, ट्रेड टाइप की होती है, जैसे कि वेल्डर है, फिटर है, CNC ऑपरेटर है, ऐसे टाइप की लाइक वैकेंसीज होती है। तो बेसिकली जो वाइट कॉलर वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को जॉब करनी है तो वो ऐसे सारी चीज़ों में तो जॉब के लिए जाएंगे नहीं, और उन लोगों को वो स्किल आती नहीं है और उन लोगों के पास वो स्किल का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, क्योंकि MBA वाला बंदा वेल्डर में तो नहीं जाएगा क्योंकि उसने MBA डिग्री की हुई होती है। सो बेसिकली उन लोगों के लिए एक वे होता है कि आप कोई बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर लो, क्योंकि कई लोग ऐसे 12th वाले भी होते हैं कि उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होता है। तो बेसिकली हम उन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप बैचलर का कोर्स ले लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे PSW और फिर उसके बाद आप वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकते हो और इजीली सेटल भी हो सकते हो, क्योंकि यूरोप की कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि 4 साल 4.5 साल के बाद आप PR के लिए एलिजिबल होते हो। तो आप इस वे में जाओगे तो भी आपके लिए अच्छा ही है। सो बेसिकली स्टडी और वर्क परमिट का ये एक गैप है, बाकी कुछ है नहीं। स्टडी में आपका जो भी प्रोसेस टाइम होता है वो 2 से 3 महीने में इजीली हो जाता है, जो भी इनटेक होता है उसके हिसाब से। बट जो वर्क परमिट होता है तो वर्क परमिट में लाइक टाइम लेते हैं, जैसे कि क्रोएशिया में आप वर्क परमिट के लिए जाते हो तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 मंथ्स वेट करना होता है सारी प्रोसेस कंप्लीट होने में। सो दोनों में इजीली तो है ही, बट टाइम का एक प्रोसेस रहता है बेसिकली कि कौन से टाइम में कितना लाइक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ऐसा है। ओके, तो आज हमने बात की कि क्रोएशिया के बारे में, क्रोएशिया आपको क्यों जाना चाहिए स्टडी के लिए, डिपेंडेंस अलाउ है या नहीं है, कौन सा बेस्ट रहेगा, स्टडी के लिए आप जाते हो या फिर वर्क परमिट के लिए जाते हो। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हमने बात की। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो हमारे करियर काउंसलर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं।